अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। सुबह बखैर आप लोगों को, कैसे हैं? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी तो हमारी कहते हैं ना चलती रहती है, मगर हमारा जो दिमाग है वो कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहते ये हैं कि हमारे माइंड के अंदर कुछ शेल्फ्स होते हैं और उस शेल्फ्स के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। ऑल्दो हम जिस तरह सोचना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, किसके बारे में कुछ तबसरा करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमारे माइंड की एक कहते हैं ना कि रेवोजिनेशन का एक हिस्सा होती हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें जजमेंट की, तो जो जजमेंट होती है ना वो हम खुद कहते ना तय करते हैं कि हमने किसको किस तरह जज करना है। कोई इंसान लीन है तो एक जजमेंट होती है, यार ये तो बहुत लीन है। कोई इंसान वीक है तो हम एक जज कर रहे होते हैं, यार ये कितना वीक है। कोई इंसान जो है सोशल मीडिया पे बहुत प्रोमिनेंट है या बहुत ज़्यादा वायरल है तो हम जज करते हैं, यार ये कितनी अजीब छिछोरी सी हरकतें कर रहा है। ये जजमेंट्स हम खुद बनाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हमारे एक तबसरे से उसकी ज़िंदगी पे क्या असर हो सकता है, क्या मनफी असरात पड़ सकते हैं, क्या पॉजिटिव असरात पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से आज बातचीत करूँ कि हम लोग जजमेंट से पाक होकर अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। किसी को जज करने की बजाय हम अपने आप को देख सकें कि हमारी ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिविटी के साथ जो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं उसके कितने अच्छे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं लोगों को। एक हमारी स्माइल, किसी की तारीफ़ करना या किसी को इनकरेज करना, ये सब चीज़ें जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर इस पार्ट ऑफ लाइफ को हमने अपनी डेली रूटीन में कैसे लाना है। बिकॉज हम अगर बात करें कि बेनिफिट ऑफ डाउट टू ईच अदर, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभार आपको कोई डाउट भी हो तो उसका बेनिफिट देना चाहिए, ना कि उसको मज़ीद कहते हैं ना कि आप क्यूरियोसिटी पैदा करें, मज़ीद आप उलझनों का शिकार करें अगले को भी और ख़ुद भी हों। तो इसलिए आज का जो हमारा छोटा सा एक मैसेज ये है कि लोगों को जज नहीं करना। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटे कद का है, कोई लंबे कद का है। किसी को अल्लाह ने अच्छी साख दी है, किसी को अच्छी सलाहियत दी है, किसी को अच्छी आवाज़ दी है, किसी को खूबसूरत आंखें दी हैं। तो ये अल्लाह की देर है, ये कुदरत है, ये कुदरत का करिश्मा है। ये किसी इंसान के ऊपर अल्लाह किस तरह मेहरबान हो ये वही जानता है। तो आज की छोटे से मैसेज के साथ मैं रुख करूंगी अपने किचन का, क्योंकि किचन में हमारे साथ होती हैं मेरी एक प्यारी सी साथी जो सुबह सुबह एक खुशबूदार अरोमा और खुशबूदार खानों से हमारा जो दिन है वो और रिफ़्रेश कर देती हैं। हेलो अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक आपका बहुत ज़बरदस्त है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक दूसरे को जज करते हैं। जज करने के साथ फिर जब आप जज करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप उसको ट्रोल करना भी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रोलिंग और फिर नहीं करना चाहिए किसी को भी। और फिर समहाउ आके जो है वो चीज़ें एक बैड नोट के ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ना कि आपको डाउट होता है अक्सर के बारे में, आपको नहीं पता होता कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे वो कैसे इस तरह ये शख्सियत हुई या कैसे बनी। हम पर्सनालिटी जो हमारे सामने आती है हम उसी को एक डिफाइन कर देते हैं और अपने माइंड में एक जजमेंट पास कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू। मगर हमारी जजमेंट जो आज किचन की तरफ है वो इतनी पॉजिटिव है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फिटर्स बनाएंगे, बट हम चिकन फिटर्स बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। कुछ थोड़े से फिटर्स होंगे बट पैनकेक के स्टाइल में होंगे, और इसकी जो रेसिपी है वो भी बड़ी डिफरेंट है। इसमें जो चिकन हम ऐड करेंगे वो भी स्टार्टर्स के तौर पे जी बिल्कुल, आप इसको स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं, लेकिन समहाउ अगर आपका दिल है इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी खाने का तो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप इसको सिर्फ जो है एपेटाइजर्स के तौर पे ही रखें, लेकिन हाई टी के लिए बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक चीज़ है। अगर आप बोले तो मैं आपको एक क्विक सी जल्दी सी इसकी एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। सिंपल, हम चिकन क्यूब्स ले रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल थिनली छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे चिकन को। अच्छा, इधर आप इसको सी फूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है मायोनीज इसमें जाएगी, 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मैदा जाएगा, सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर और ऑरिगेनो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए, लेकिन अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें एग वाइट्स जाएंगी, तकरीबन 1 से 2 एग वाइट ऐड करेंगे, डिपेंड कि आपको चिकन की क्वांटिटी कितनी है। सिंपल, आपने इसकी एक बैटर रेडी कर लेना, थोड़ा सा लिक्विड ही होगा, ज़्यादा हम इसको मतलब पकौड़ों की साइड पे नहीं लेके जाएंगे। पकौड़े थोड़े थिक बेस में बनते हैं, थोड़ा सा इसको वो करना है, इसको थोड़ा लिक्विड ही रखेंगे। बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल अपने कोई भी नॉन स्टिक पैन के अंदर डालना है और उसके अंदर आपने 1 से 2
सिर्फ टेबल स्पून आपने फिटर्स ऐड करने हैं और उनको स्लाइड सा फ्लैट कर लेना है, क्योंकि चिकन है हमें उसको कुक भी करना है। फ्लैट कर लें, फ्लैट करने के बाद उसको यही कोई 7 to 8 मिनट्स लगेंगे टोटल उसका कुकिंग टाइम है। और मैं इसको सर्व करूँगी हनी मस्टर्ड सॉस के साथ। वाह, तो ज़बरदस्त से जो है इसकी प्रेप शुरू करें और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आज हम प्रोग्राम में किस किस गेस्ट को शामिल करेंगे। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हम बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ, जिसमें होंगी हमारे साथ बहुत सी मुख्तलिफ रेमेडीज़। और आज हम कहते हैं ना कि एक हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान ख़ास हैं वो तबीबा हैं और वो आपसे कहते हैं मुखातिब होकर आपको बताएंगी कि आपने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है और क्या क्या चीज़ें यूज़ करके आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। और इनके साथ हम एंटरप्रेन्योर को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उसमें हम चाहते हैं हम ऐसी तमाम ख़वातीन से आपको मिलवाएं जो कि वेल डिज़र्व हैं, जो अपनी मदद आपके तहत घर से बाहर निकली हैं और काम कर रही हैं। तो इसमें जितनी भी ख़वातीन हमने आपको मिलवाई हैं वो उन्होंने सब अपने बिजनेसेस, अपने काम खुद शुरू किए, मगर आज जो हमारे साथ एक प्यारी सी एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने ख़ुद इनिशिएटिव लिया और घर से बाहर निकली हैं और वो एक बहुत ही कहते हैं ना कि टेक्निकल और हुनरमंद काम करती हैं। वो मेहंदी लगाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। और मुझे ये बताएं हुमैरा कि आपने मेहंदी का आर्ट पहले कहाँ से सीखा? मैंने सीखा कहीं से भी नहीं था, सिर्फ एक शौक़ था। जब हम स्कूल लाइफ में होते थे तो ड्राइंग हमें मिलती थी करने के लिए, तो उसके साइड पे सिर्फ आउटलाइनिंग कर लेनी, बेल वगैरह बना लेना। तो मेहंदी इसी तरह से मुझे आ गई थी, शौक़ से। शौक़ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आप कब से मेहंदी लगा रही हैं? 8 साल हो गए मुझे मेहंदी लगाते हुए। 8 साल हो गए हैं। तो आपकी शादी हुई? शादी हुई हुई है मेरी, माशाल्लाह से एक बेटी है। बेटी है आपकी। तो ये काम आपने शादी के बाद शुरू किया कि शादी से पहले ही आप जाके लगाती थी? मेहंदी लगाने का जो काम था ना, मैंने शादी के बाद ज़्यादा स्टार्ट किया है। शादी से पहले बस नॉर्मली मतलब होता था कि शौकिया लगाती थी। हाँ, घर वगैरह आगे तो लगा ली, वरना अब इस तरह से है कि मैं लोगों के घर जाकर भी लगाती हूँ, मैं मार्केट में स्टॉल भी लगाती हूँ। अब मुझे इन लॉज की तरफ से जो है ना परमिशन है, इस वजह से मैं अपने आप को ना ग्रूम कर सकी हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी ना कर पाती। तो आपने क्यों ये इतने काम को इतना ज़्यादा बढ़ाया व्हेन यू आर मैरिड? क्या वजह थी? बस इन लॉज का साथ देना चाहा, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड इतना खास नहीं थे, जॉब वगैरह करते, तो मैंने यही सोचा था कि भी अगर मैं उनका साथ दूंगी तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगा। हस्बैंड अब आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं वो भी। तो आपके लिए कैसे पॉसिबल होता है रातों को, क्योंकि इवेंट्स तो सारे रात को होते हैं, और ब्राइड के घर जाना, मेहंदी लगाना, कैसे करती हैं ये सारा कुछ? सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। अकेले आना जाना, अकेले सब कुछ सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है विदाउट हस्बैंड, क्योंकि वो है नहीं, और यहाँ पे कोई लाने ले जाने वाला नहीं, कोई आप नहीं, बस आपने सेल्फ आना जाना है, खुद आपने सारा कुछ करना है। इंडिपेंडेंट हो गई, इस वजह सब कुछ मुश्किल नहीं लगता। काफ़ी साल है आपके? मेरी सास और मेरा देवर, बस ये 2 लोग हैं। सास और देवर है जी। मैं स्पेशली अपनी सास को जो है ना थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को माशाल्लाह से वो संभालती हैं। मैं सारा दिन घर नहीं होती हूँ, मैं जॉब पर भी होती हूँ, मैं साथ मेहंदी भी लगाती हूँ, मैं साथ जॉब भी करती हूँ। तो इन लॉज की सपोर्ट की वजह से मैं जो है ना इतना कुछ कर पाती हूँ। मैं इम्तियाज़ मॉल में करती हूँ। मॉल्स में ना जॉब करती हूँ। जॉब भी करती हूँ और साथ साथ मेहंदी लगाती हूँ। साथ मेहंदी भी लगाती तो आप महीने का कितना अर्न कर लेती हैं? मेरा तकरीबन 70,000 to 80,000 बन जाता है। 70,000 to 80,000 आप अर्न कर लेती हैं, और सारा आप अपनी सास को देती हैं मैनेज करने के? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैं खुद से नहीं रखती, मैं अपनी सास से जो भी कुछ होगा मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी सास से लेती हूँ, मैं उनके हाथ में ही रखती हूँ। फैमिली में कौन है? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई? अम्मी मेरी नहीं है, मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है तकरीबन 3 साल पहले, और बाकी अब्बू मेरे हैं और भाई भी हैं, वो सब छोटे हैं। भाई सिर्फ एक बड़ा है, वो भी अनमैरिड है। मैरिड सिर्फ मैं हूँ अपनी फैमिली में। अच्छा, आप मैरिड हैं? तो अब्बू को तो कभी कोई मसला नहीं हुआ कि मेरी बेटी इस तरह जा रही है, जॉब कर रही है? शादी के बाद मैं ससुराल की जिम्मेदारी हो गई हूँ। ससुराल वालों को जब मेरे से इशू नहीं है तो किसी को भी नहीं है। मेरे ख्याल से ससुराल का जो है ना होना चाहिए कि सपोर्ट, कि अगर हमारे इन लॉज हमारा साथ दे सकते हैं ना, तो हम लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। हम लड़कियों के लिए बाहर आना जाना, जॉब करना क्यों मुश्किल बनाया जाता है? प्रॉब्लम नहीं होती रातों को जाना आना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना? कभी कोई मसला हो गया हो, कोई इंसिडेंट हो गया, तो आप किसको बताती हैं? आपके तो हस्बैंड भी इधर नहीं है। नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है अभी कभी ऐसा ना कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी हो, बट इतना हो चुकी हूँ मजबूत कि अब सर्वाइव मतलब खुद से ना फेस कर सकती हूँ हर चीज़ को। इतना अल्लाह ताला ने हौसला दे दिया। अब काफ़ी साल हो गया मुझे इस फील्ड में। अच्छा, कैसी कैसी मेहंदी लगाती हैं? क्या ब्राइड्स की तरफ से आपको कहते हैं कि आप कौन कौन से स्टाइल लगाएं, कौन कौन सी स्टाइल में लगा लेती हैं? टिक्की स्टाइल भी आ जाता है उसमें, अरेबिक मेहंदी भी आ जाती है उसमें, बेल, आप जिस तरह का भी चाहते हो आप अपने दिखा दो डिज़ाइन में, आपको वो डिज़ाइन बना कर दे दूँगी आपके हाथ पर।
तो आप प्रैक्टिस कैसे करती हो? प्रैक्टिस नहीं करती, बस लगा दी? बस दिखाओ, आप डिज़ाइन दिखाओ, मैं आपको डिज़ाइन वो एज इट इज़ अच्छा, बना बचपन से आप ये काम कर रही हो और आपको शौक तकरीबन था? 7th या 8th क्लास में थी, तब से मुझे जो है इन चीज़ों का शौक था। तो हुमैरा, आपको लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं? कोई पेज बनाया हुआ है या कोई कैसे प्रमोशन मैंने करते हैं? सिर्फ एक पेज बनाया हुआ था, और पेज भी इस तरह से नहीं बनाया था, लाइक सिर्फ मैंने अपना बनाया था कि मेरा नंबर है, और मेरा ना कोई सैलून में काम करती हूँ, ना कोई मैंने वो कुछ भी नहीं किया हुआ। बस सिंपल लोगों को पता है कि हुमैरा मेहंदी लगाती है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, तो किसी को भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। पहले भी मैंने एक साइड के मुझे बताएं कितने पैसे लेती हैं? लाइक अगर आपने यहाँ लगानी और यहाँ लगानी है तो आप पूरे हाथ के कितने पैसे लेंगे? 500 500 लेंगे जी। अगर आप पर साइड पे अगर ब्राइड मेहंदी देखी जाए तो उसका थाउजेंड्स में चला जाता है, क्योंकि ब्राइड्स की मेहंदी का डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। और ब्राइडल के कितने चार्जेस होते हैं, ब्राइडल मेहंदी के? ब्राइडल मेहंदी का अगर ब्राइडल्स को मोस्टली होता है कि यहाँ से लगवा लेती है, कुछ होती हैं फुल स्लीव्स यहाँ से करवाती हैं, लेकिन उस पर यह है कि 5000 होता है 5000 कंप्लीट मेहंदी? कंप्लीट मेहंदी मेहंदी लगती है। तो मेहंदी आपकी सिरिंज से होती है कि कोन वाली होती है? कोन वाली मेहंदी, कोन वाली होती है। कोन वाली केमिकल्स के बगैर होती है। केमिकल्स के बगैर होती है। तो आपके इतने पैसे बन जाते हैं मेहंदी के साथ साथ? क्योंकि अक्सर सीजन जो होता है वो ऑफ भी होता है। जॉब और मेहंदी को मिलाकर इतना हो जाता है। और मेहंदी का इस तरह से काम है कि कोई इवेंट्स वगैरह आ गए तो मेहंदी लगाई जाती है, अदरवाइज नहीं। मतलब शादी वगैरह आ गई, ईद वगैरह आ गई तो मेहंदी लगा देती हूँ। सबसे ज़्यादा आपका जो अर्निंग सीजन है वो कौन सा होता है? ईद। ईद का? जैसे अब ईद आने वाली है। ईद उल फितर पे ज़्यादा होता है। ईद उल फितर पे होता है। ईद उल अज़हा पे ज़रा कम होता है। ईद उल अज़हा पे थोड़ा सा कम होता है, आपको पता है लोगों ने कुर्बानी करनी, उन्होंने हाथ वगैरह धो लेने, मेहंदी का उनको इतना कोई होता ही नहीं है। हाँ। तो इस वजह से ईद उल फितर पे ज़्यादा होता है, और उसमें हम लोग लिबर्टी में अपना स्टॉल लगाते हैं। वेडिंग सीजन कब से स्टार्ट होता है? बड़ी ईद के बाद। बड़ी ईद के बाद से कितने महीने में चलता है? और तकरीबन 2 माह तो चलता है बड़ी ईद के बाद, क्योंकि उस टाइम पे मौसम भी कुछ हो जाता है। अगर घर में 5 लोग हैं तो आप 5 को जाके लगाती हैं कि आपकी कोई टीम भी है जो आपके साथ जाती है? खुद जाके अकेली लगाती हैं? खुद करती हैं सारा कुछ, किसी के ऊपर नहीं हूँ मैं। खुद ही आना जाना है, खुद ही मेहंदी लगानी है, अकेले सब कुछ। तो वेडिंग सीजन जो है वो आपका 2 से 3 महीने रहता है तकरीबन? हाँ, तकरीबन इतना रहता है। इतना रहता है जब आपको नया साल चढ़ता है तब, और एक जो ये ईद, बड़ी ईद के बाद, ये 2 होते हैं। तो रातों को टाइमिंग कैसे मैनेज करते हो? कब से निकलते हो? क्योंकि सबके इवेंट्स जो मेहंदी के वो रात के होते हैं, लेट नाइट होते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब ईद उल फितर पे किया था, चांद रात पर हम लोग तकरीबन गए थे, तारीख के टाइम पर गए थे, और उसके बाद हम सुबह के 5-6 बजे आए थे। अकेली? तो डर नहीं लगा? क्योंकि मैंने आपको बताया अब आदत हो गई है, अब फेस करना पड़ेगा सब कुछ। आउट ऑफ सिटी भी जाती हो कभी लगाने के लिए? आउट ऑफ सिटी नहीं, लाहौर में? सिर्फ लाहौर में, आउट ऑफ सिटी कभी भी नहीं गई। और घरों में भी कभी हस्बैंड ने कहा कि अब तुम थक गई हो, मत जाया करो घर से बाहर, मैं मैं भेज दूंगा पैसे, या तुम घर का ख्याल रखो? सपोर्ट है, वो अक्सर मुझे कहते भी हैं कि तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन अब नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि अब एक माशाल्लाह से बेटी है, बेटी के लिए भी कुछ जोड़ना, आपको पता है बेटी के लिए पहले से ही फिक्र करनी पड़ती है, तो इस वजह से जॉब को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। घर में दिल भी नहीं लगता अब हस्बैंड के बगैर, तो अपने आप को बिजी रखना पड़ता है अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए। तो आपकी शादी जो थी वो पसंद की हुई थी? मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज थी जी। अच्छा, तो आपके हस्बैंड ने कहा कि आप उधर आ जाओ, मैं बुला लेता हूँ? किस कंट्री में होता है? कतर में होते हैं, वहाँ पर फैमिली को बुलाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से नहीं हो सकता, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको। तो आते कब है वो साल में? 2 साल बाद उनका चक्कर लगता है। हर 2 साल बाद लगता है? तो 2 साल बाद उनको ऑफ टाइम है। लेकिन आप खुश हैं, इसका मतलब? खुश माशाल्लाह, सिर्फ इस वजह से खुश हूँ कि मेरी सास का मुझे जो है ना बहुत सपोर्ट है। मेरी सास की सपोर्ट की वजह से मैं आज जो है ना इस फील्ड पे हूँ। मुझे लगता है कि आपकी जो ससुराल है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर ससुराल आपका सपोर्टिव है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियों के ऊपर शादी के बाद पाबंदी लग जाती है। तो आप जो अपनी पूरी इनकम है वो अपनी सास को पकड़ा देती हैं? सास को पकड़ा देती सारे पैसे? सारे। और मुझे अगर अपना खर्चा चाहिए तो मैं अपनी सास से लूँगी या अपने हस्बैंड से लूँगी। जो खुद अर्न कर रही हूँ मैं ला के अपनी सास को देना। घर रेंट पे है आपका? नहीं, घर हमारा अपना है। घर अपना है? जी, घर अपना है। जो मेरे अपने मायके वाले हैं ना, उनका घर अपना नहीं, वो रेंट पर है। वो आपका रेंट पे है? यहाँ पे ससुराल में। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि आप काम कर रही हैं, अपने हुनर से कमा रही हैं, और आपके पास एक आर्ट है जो कि नेवर एंडिंग आर्ट है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकती हैं। लड़की को कभी सोचा कि मैं आगे सिखाऊं लोगों को, मैं अपनी टीम बनाऊं, मैं एज ए टीम लोगों की तरफ जाऊं, या एज ए टीम किसी पार्लर में काम करूं? क्योंकि पार्लर का एनवायरनमेंट थोड़ा सेफ होता है, वहाँ विमेन ओरिएंटेड आप डीलिंग होती है। होता है, लेकिन हम लोगों ने ना अक्सर जब ईद वगैरह आती है तो हम उनसे कांटेक्ट करती हैं, तो वो हम ये कहते हैं कि हम 50-50% करेंगे। लाइक कस्टमर हमारा होगा, मेहनत आपकी होगी, तो 50-50%। तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। मेहनत हम लोग करती हैं तो
ले वो जाएं, तो इस वजह से मैं नहीं करती। 50% रख लेती हैं 50% सारे पार्लर्स ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसे ही करते हैं। मतलब आप जितना अर्न करोगी, मेहंदी लगाओगी, मेहंदी का जितना अर्न करोगी 50% आपका 50% हमारा। तो इस वजह से मैं पार्लर्स में नहीं लगाती, मैं खुद का स्टॉल लगा लेती हूँ उधर लिबर्टी में, शॉपकीपर से बात करके उनके साथ अच्छी सलाम दुआ होगी, इस वजह से वो हमसे जो है ना पैसे वगैरह नहीं लेते, वो हमें ऐसे ही स्टॉल लगाने देते हैं और हम लोग वहाँ बैठे। तो स्टॉल जब लगाती तो एक दिन में कितने लोगों को कैटर कर लेती हो? लोग वहाँ पे बहुत होते हैं। लिबर्टी का आपको पता है मार्केट इस तरह की, वहाँ पे कस्टमर। स्टॉल का कितने पैसे देती हो? स्टॉल का नहीं देती। अच्छा, कोई पैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पे शॉपकीपर के साथ अच्छी जान पहचान है, इस वजह से उनको नहीं देना पड़ता मुझे। बाकी स्टॉल्स वाले देते हैं। अच्छा, कितने पैसे? वो 10,000 5,000 इस तरह से देते हैं एक दिन का, और अर्न भी माशाल्लाह से अच्छा कर लेते हैं उस दिन में। तो आप जैसे ईद चांद रात वाले दिन कितना अर्न कर लोगी? मैंने चांद रात में लास्ट टाइम मैंने किया था 22,000। 22,000 एक रात में? एक रात में। और 2 दिन लगाया स्टॉल तकरीबन? 2 दिन लगाया था, लेकिन जो 22,000 किया था वो सिर्फ एक रात में किया था। लाइक अफ्तारी के टाइम बैठे थे और सुबह हम 5 बजे घर गए, सिर्फ उसके टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैंने 22,000। आपने किसी को नहीं, मतलब कि जो इनकम है वो आपकी अपनी इनकम वो है? मेरी अपनी है, वो किसी को भी नहीं दी। वो तो मेरी अपनी मेहनत थी। थैंक यू सो मच हुमैरा, और आप आई हैं और आपने अपनी स्टोरी शेयर की है, और आप ऐसी बहादुर ख़वातीन जो हैं वो रोल मॉडल है हमारे लिए। व्यूअर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट जो हमारा है वो इसलिए हम इंकरेज करते हैं अपनी तमाम ऐसी ख़वातीन को जो कि अपने बलबोते पे अपने हुनर के ज़रिए अपना काम, अपनी पहचान जो है वो प्रमोट कर रही हैं। तो हुमैरा जैसी और भी बहुत लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं मगर प्लेटफॉर्म की कमी है, मगर कहते हैं ना कि अगर आपके पास हुनर है तो आप पूरा जहां जीत सकते हो। तो उसने बचपन से काम किया, मगर शादी के बाद एक ज़िम्मेदार खातून बन के सामने आई और अपने घर को चला रही हैं, अपने ससुराल को चला रही हैं और अपने हुनर को लेके आगे जा रही हैं। तो यू नो, थैंक यू सो मच। और हम ऐसी ख़वातीन को अप्रिशिएट करते हैं, ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि हम सल्यूट करते हैं ऐसी तमाम ख़वातीन को जो कि वाकई बहुत बहादुर हैं और इस सोसाइटी में अपने बलबोते पे आगे जा रही हैं। थैंक यू सो मच हमारा। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे आज हमारे हेल्थ सेक्शन में हमारे साथ कौन है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत फेवरेट, जिनसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ऑन कॉल, और वो हर्बलिस्ट हैं, होलिस्टिक केयर के ऊपर बात करती हैं, और वो हैं तबीबा, जो कि बहुत कुछ आप उनसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ उनसे आप बनवा सकते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर मासूमा ज़हरा को। अस्सलाम वालेकुम। तबीबा डॉक्टर मासूमा ज़हरा। तबीबा मासूमा ज़हरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। ठीक हो? सबसे पहले मुझे बताएं, गर्मियां हमारे सर पे आ गई हैं और पिंपल्स का क्या इलाज है, फेस ग्लो कैसे करें, अपने आप को वाइट कैसे करें, इन सब का बारे में बताएं। मैं आपको बताऊं, हमेशा मैं हर चैनल और ख़ास तौर पे A+ का तो जैसे मेरा ये फेवरेट भी है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस सीज़न में आप होते हो उसकी तैयारी एक सीज़न पहले करनी होती है। ठीक है। जैसे अभी पहले हम गुजरे थे सर्दियों से, तो मैं कहती पानी ज़्यादा पिएं, गर्मियाँ आने वाली हैं तो हाइड्रेटेड रहें। गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ख़ुराक को कम कर देना, मुरगन ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल करना, ये स्किन के लिए बेहतर है। अब गर्मी के अंदर आप सुबह उठ के निहारी, पाए और चने नहीं खा सकते, नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा जितनी भी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें गोश्त कम और सब्ज़ी ज़्यादा हो जाए, जैसे टींडे, तोरी, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, करेले खा सकते हैं उसका ज़्यादा करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो स्किन बेहतर होगी। सिर्फ लगाने से नहीं, अपना इंटरनल सिस्टम करेक्ट करने से होती है। ये इंटरनल डिटॉक्स है। इंटरनल डिटॉक्स में जल्दी से बताती चलूँ, एक 10 डेज़ का एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ओके, ठीक है। आप लोगों को पता है कि बीमारी सिर्फ इन्फ्लेमेशन में होती है। बीमारी का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। 10 दिन आप अगर ये करेंगे तो आपको, चाहे मैदे का मसला है, चाहे आपको स्किन का मसला है, चाहे आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपने ज़रूर कमेंट करना है और हमारे चैनल पे ज़रूर बताना है कि उन 10 डेज़ के बाद आपको कैसा फील हुआ। एक कागज़ पेंसिल निकाल लीजिए, उसके अंदर आप अपने सारे नोट डाउन कर लें इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट शुरू करने से पहले। जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, जैसा आप फील कर रहे हो, जैसे उसको लिख लो, पैक करो, अंदर रख दो, और उसके बाद ये चीज़ें नोट कर लो। 10 दिन इसको फॉलो करना है। आपने सब्जी खानी है, ये 10 दिन नो रोटी नो बोटी डाइट है। ओके, ठीक है, सही है। पहले दिन सब्जी खानी है, नो रोटी एंड नो बोटी फॉर 10 डेज। ओके। सब्जियों में ले सकते हैं टींडे, तोरी, कद्दू और शलजम। खाली खानी चम्मच से नहीं, सालन बना के खा लें। अच्छा। अनाज के तौर पे नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, जैसे बन, ब्रेड, रस, दलिया, खिचड़ी। दोबारा, अनाज में बन, ब्रेड, रस, दलिया, खिचड़ी। ओके। ऐसी चीज़ें जो मुंह में घुल जाएं, जिसके लिए आपके मैदे को ज़्यादा काम ना करना ठीक पड़े। है।
फलों में सेब, अमरूद, आड़ू, लुकाट, खरबूजा और तरबूज। आम इसमें नहीं है इन 10 दिन के अंदर, ठीक है। अंगूर भी नहीं है इस 10 दिन के अंदर। इसके साथ पानी 14 ग्लास पानी का, 2 ग्लास ग्रीन एप्पल जूस। अगर ग्रीन एप्पल जूस नहीं मिलता तो कोई भी सेब ले लीजिए, उसका जूस लाजमी पिए। 2 ग्लास नींबू पानी के भी लाजमी पिए। सो ये आपने करना है 10 दिन। बिल्कुल। आप तरतीब कैसे देनी है आपने? अच्छा, आप सुबह दोपहर शाम जो खा रहे हो, लेट्स सपोज अंडे की सफ़ेदी आप ले सकते हो, 1 कप चाय ले लो। दोपहर और रात को वही सालन लो, जैसे टिंडे, तोरी, कद्दू और शलजम। मैंने सिर्फ 4 सब्जियां बोली हैं। और फ्रूट में वही चीजें जो आपने बोली हैं। फ्रूट में बोला से जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, गर्मा, खरबूजा, तरबूज और लुकाट। ठीक है। इसके अंदर अनार नहीं है, आम नहीं है, केला नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखना है। इसके साथ 14 ग्लास पानी के, इसके साथ 2 ग्लास सेब का जूस, 2 ग्लास नींबू पानी। ये जब आप करोगे तो आप 10 दिन के अंदर अपने आप में देखोगे कि कितना कम होगा। कम से कम 3 kg 10 दिन में कम। 3 kg आप 10 दिनों में कम कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा इस डाइट से। बिल्कुल ऐसा। अब हमारे पास इतना एक हमने टेबल सजाया हुआ है जिसमें हमारे पास बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, और उस इंग्रेडिएंट से हम क्या क्या बना सकते हैं हमें बताएंगी आज। फॉर श्योर, जैसे आपको पता है कि मौसम गर्म है, स्किन टैन हो जाती है, रंग ख़राब है, उसको ग्लो करने के लिए आपने लेनी है दही। दही के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा ब्राउन शुगर एज अ स्क्रब के तौर के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर नीम के पत्ते थोड़े से डाल दीजिएगा, ठीक है। नीम के पत्ते, इनको अच्छी तरह से क्रश करके वो डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी, इस वक्त मेरे पास यहाँ पे हल्दी नहीं है लेकिन आप हल्दी डाल देंगे। इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। इसको बेहतर करने के लिए 1 चम्मच आप बेसन भी डाल दीजिए, तो एक अच्छा सा ये मिक्सचर बन जाएगा, फेस पैक बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे लगा लीजिए। किसी को पिंपल हैं तो आपको पता है नीम के पत्ते पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, हल्दी पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये आपने फेस के ऊपर लगा लेना है। लगाने के थोड़ी देर के बाद हल्के हाथ का स्क्रब करके इसको उतार लीजिए। अच्छा, हमने ये भी आपके चेहरे की ग्लो लेके आएगा, ठीक है। स्किन टैन है तो वो सही कर देगा। और आपने बहुत ही अच्छा करना है तो साथ इसमें एलोवेरा जेल। अच्छा, जो निशान रह जाते हैं पिंपल्स के बाद, उसका क्या क्योर है? उसको शहद, एलोवेरा जेल और लीमू, शहद, एलोवेरा जेल और लीमू हम वजन करके रोज़ाना रात को अपने निशानों पे लगाना शुरू करें और देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त होता है। और उसके बाद उसको धो लें। धोने के बाद जैतून का तेल जो है उसको हल्के हल्के अपने दागों पे मसाज कर दें आप उसको। ये कर। नेक्स्ट हम क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एक कहवा। सही है, जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर आप करीब करके दिखा सकें तो इसके अंदर आपने लेना है गुलाब की पत्ती, ठीक है। और इसके अंदर है गुलाब की पत्ती, ज़ीरा, अजवाइन और मुलट्ठी, पुदीने के पत्ते, ये चीज़ें हैं। इसको मिक्स करके इस तरह पाउडर बना के रख लीजिए। डेली 1 टीस्पून लें, 2 कप पानी में डालें, इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए। 3 बजे से शाम 7 बजे के दौरान ये कहवा लेने से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बेहतर रहता है, हाजमा बेहतर होगा, खाना अच्छा हजम होगा। किसी को वॉमिटिंग, डायरिया है तो ये उसके लिए अच्छा काम करेगा। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? रात डेली, दिन में 1 दफ़ा। और बेहतरीन टाइम है 3 बजे से 7 बजे के। हम जो रात को कहवा पी के सो जाते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। अच्छा, आप रात को कहवा पीते हैं, कोई भी कहवा वो डायूरेटिक है, सारी रात उठ के आप वॉशरूम जाओगे। सो बेस्ट टाइम फॉर ड्रिंकिंग कहवा इज़ 3 बजे शाम से 7 बजे के बीच। जो हम चाय का टाइम है वो एक्चुअली क्यों है? क्योंकि वो आपका बेस्ट किडनी टाइम है अकॉर्डिंग टू TCM क्लॉक। और किडनी एंड ब्लैडर उस टाइम पे कहवा पीने से ज़्यादा अच्छे फ्लश आउट होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे जी। और क्या बताएं आपको? और हाजम बता देते हैं, क्या ख्याल? वाइटनिंग के बारे में प्लीज बताएं। लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू हैव वाइटनिंग लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं जाके। पॉइंट इसके, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट शुड बी अ ग्लोइंग स्किन, नॉट अ वाइट स्किन। आपको जो अल्लाह ने दिया है वो रंग प्लीज़ आपके लिए बेहतरीन रंग है, उसको ग्लो कैसे देनी है, उसके अंदर खूबसूरती कैसे लानी है, उसकी केयर करके। सो कोई भी मिल्क पाउडर ले लें, ठीक है। इस मिल्क पाउडर, जितने भी आपके वाइटनिंग पाउडर्स आ रहे हैं, मिल्क पाउडर्स आ रहे हैं, उनमें से एक पाउडर कोई ले लीजिए। इससे बेहतर क्लिनजर कोई नहीं है, तो ये खाने से बेहतर लगाना है। सही है, तो 1 चम्मच अगर आप ले लें किसी भी तरह का मिल्क पाउडर, उसके अंदर थोड़ा सा लीमू डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप अगेन बेसन डाल लीजिए। लीमू बेसन कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। मैं तो ये करती हूँ कि इस तरह बेसन और इसका दूध का ना मिक्सचर बना के अपने वॉशरूम में रखा हुआ है,
डेली निकाला और उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ में होती है, निकाला तो हाथ में तो किया। नहीं होगा? नहीं नहीं, क्यों ख़राब होना है, क्योंकि बेसन भी खुश्क है, दूध भी खुश्क है। इसका इस तरह सा पाउडर बना के आप अपने बाथरूम में रख लीजिए। सुबह उठ के बजाय रंग बिरंगे सोप्स और फेस वॉश को इस्तेमाल करने के, नेचुरल प्रोडक्ट के साथ आप इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्सचर बनाएं, अपने फेस पे लगाएं। उतनी देर में अपना टूथब्रश वगैरह कर लेते हैं और हल्के हाथ से रब करके उतार लें, तो आपकी सारी डेड स्किन उतर जाएगी, आपका रंग उतर जाएंगी, आपका रंग जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा जी, आजकल पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गर्मियों के मौसम में हर किसी का पेट बहुत ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आम के पत्ते अगर आप ले लें, आम के पत्ते 2 अदद, उनको क्रश करके रात को उनको गर्म पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको पीने लग जाएं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बेहतर रखता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रखता है और आपकी डायरिया में भी फ़र्क देता है। और इंस्टेंट रेमेडी फॉर डायरिया ये है कि आम के पत्ते अगर नहीं हैं घर पे तो पुदीने के पत्ते ले लीजिए 10 से 15, उसके साथ सब्ज़ इलायची और तेज़पात, पुदीने के पत्ते, सब्ज़ इलायची, तेज़पात, इसका कहवा बनाएं। कहवा बना के कहवा पीने से पहले 1 चम्मच या आधा चम्मच, जैसा आपको डायरिया है, बहुत ज़्यादा है तो पूरा चम्मच ले लें, कम है तो ½ टीस्पून चाय की पत्ती मुंह में रखें और उसके ऊपर से कहवा पी लें, तो जैसा भी डायरिया फौरी तौर पे मोशंस को रोक देगा। आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, जिसमें स्किन आ गया है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन आ गई है, हमने इंटरनली एक्सटर्नली, और स्किन ग्लो के बारे में पूछा। बच्चों को यरकान बहुत ज़्यादा है, टू मच हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ रेमेडी बताएं। देखिए, यरकान जब भी हो रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आजकल सत्तू का मौसम आया हुआ है, सत्तू पानी का इस्तेमाल वैसे ही बच्चों को रखें। ज़रूरी नहीं कि यरकान हो जाए तो आपने ट्रीटमेंट करनी है, इस मौसम में आप पहले से ख्याल रखें, सत्तू का इस्तेमाल और नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी के वाटर कंटेंट वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और अगर किसी को यरकान हो गया, लेट्स सपोज अब हो गया, तो फिर क्या करें? अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बोली, 10 दिन उस डाइट पे ले आएँ। नरम ग़िज़ा बग़ैर किसी चिकनाई के, ऑयल किसी किस्म का ना इस्तेमाल करें, और पानी उसी तरह से पिएँ। 14 ग्लास पानी, 2 ग्लास सेब का जूस, 2 ग्लास नींबू पानी, तो बहुत जल्दी उनका यरकान स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता है मैं अपने क्लिनिक से बहुत ज़बरदस्त मेडिकेशन है जिसमें AKJ सिरप है, मैं हमेशा वो रिकमेंड करती हूँ कि वो ज़्यादा आज़मी दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इंग्रेडिएंट्स के साथ ना सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हम ग्लो करेंगे, बल्कि हम इंटरनली भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको पता चलें कि हमारे मेहमान ख़ास आज कौन से हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आपने उनको स्क्रीन पे भी देखा है, मगर हमारी स्क्रीन पे भी वो आपको थोड़ी देर में नज़र आएंगे। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं हमारा सेगमेंट लाइन्स ऑफ पाकिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के मालिक, पूरी दुनिया में जाते हैं, गाते हैं, अपना नाम रोशन किया है, और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न यूनिवर्सिटी में जाके बजा के उन्होंने ना सिर्फ ऑडियंस को महसूस किया, बल्कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज लेके वापस आए हैं। और अगर हम बात करें बाबा फरीदुद्दीन मसूद के दरबार की कव्वाली की, तो उनमें उनका नाम सर फहरिस्त है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ वहाँ से किया है। मैं इनवाइट करती हूँ शेर मियां दाद खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और जाके पूरी दुनिया में कव्वाली की जो सिन्फ है उसको बजाना और गाना, कैसा लगता है आपको? मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये एजाज़ात जो मेरे नसीब में लिखे, क्योंकि अल्लाह के करम से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत खुश होता हूँ जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह आपने अभी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, ये पाकिस्तान का मैं वाहिद कव्वाल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अपने पाकिस्तान का जाके नाम रोशन किया। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है जी, और ऑस्ट्रेलिया की तारीख़ में यानी पहली कव्वाली जो हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा, और मुझे वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों ने जितना प्यार दिया, जिसमें हमारे सारी कम्युनिटी, सिख, इंडियन और पाकिस्तानी और गोरे सारे मिलके। बताएंगे कैसी ऑडियंस थी, क्या सबसे ज़्यादा फरमाइश की उन्होंने? देखिए, फरमाइश तो अब जो भी चल रहा है तो वो तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ही चल रहा है, और मेरे भी आइटम है जिसमें नसीबा खोल दे मेरा और इश्क़ मुजस्सम मेरी एक गज़ल है, वो इस तरह यानी मिक्सचर था सारा।
तो लोग जब मेरा कहते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जी आप नसीबा सुनाएं, क्योंकि मेरे ये नसीबा खोल दे मेरा जो आइटम है, अच्छा, ये हमारे नेबर जो कंट्री है वहाँ से, पंजाब से मास्टर सलीम, फ़िरोज़ ख़ान, कमल और लड़का ख़ान साहब और हमने इकट्ठे उसको कोलैबोरेट किया था। आइटम मेरा था, उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये कहा कि हम आपका ये आइटम जो है कवाली, ये हम इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी गज़ल की फरमाइश आती है कि इश्क़ मुजस्सम सुनाएं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी मिली। ज़्यादा मुझे ये खुशी थी कि जब उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ये तारीख़ में पहली कवाली है जो इस पहले एक मैंने की मोनाश यूनिवर्सिटी में और सेकंड मेरा जो शो था वो मेलबर्न यूनिवर्सिटी में था, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। खान साहब कभी ये नहीं कहा कि आप म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट की वहाँ बुनियाद रखें या स्टूडेंट्स को आगे आप परस्यू कराएं? सिनफ़े कवाली भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी ऐसी किसी ने कोई फरमाइश की हो आपसे? जी बिल्कुल, मुझे जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें से जो मुझे उन्होंने एक सनद दी और फिर मुझसे ये कहा कि अगस्त में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मैं फिर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो इसी कवाली के सिलसिले में। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये एकेडमी होनी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बस टाइम की बात है, कुछ टाइम, क्योंकि आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान से फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल, हमारे कवाली जो है हमारी कवाली नाइट ये हर शादी का एक अहम जुज़ बन चुका है। जिस इसके तरह बगैर शादी मुकम्मल ही नहीं है। जिस तरह रस्म हिना, रस्म ढोलक होती है ना, रस्म सेहराबंदी, तो ये एक रस्म कवाली नाइट की हो गई है। अब तो लोग अपने कार्ड्स पे, इनविटेशन पे स्पेशली लिखते हैं, स्पेशली कवाल का नाम होता है। जाता है। लोग बड़े शौक से आते हैं कि अच्छा ये कवाल आ रहे हैं तो उनको सुनना है। ये मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये जो चीज़ है इतनी प्रमोट हो गई है, ये आर्ट प्रमोट हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। इसमें अल्लाह के हुक्म से हुआ और होना भी चाहिए था कि मिसाल के तौर पे आप बहन भाई सारे कज़न बैठ के माँ बाप कवाली को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र अहले बैत है, ज़िक्र औलिया है और आरफाना कलाम है, फिर उसमें गज़लें। आप वो नहीं कि शर्मिंदा होते रहें कुछ प्रोग्राम ऐसा करके कि फैमिली ओरिएंटेड नहीं है या कोई चीज़, तो सब बैठ के उसको एंजॉय करते हैं और बाबरकत होती है। जब अल्लाह का नाम जिक्र वहाँ पे होता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो उस शादी में वो लोग बिल्कुल ब्लेस्ड होती है वहाँ पे। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ अर्सा तो बहुत गैप आ गया था ना कि कवाली थी ही नहीं, और एकदम से फिर इतनी ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो गई कि ये हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है, तो उस गैप को कैसे पूरा किया गया? देखिए जी, क्रेडिट गोज़ टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब। लोगों ने जब उनको सुना दामस्त कलंदर के बाद, फिर खान साहब के जाने के बाद एक गैप आया जिसमें सॉन्ग्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कवाली की रीत जब उन्होंने खान साहब को गौर से सुना ना, उनकी चीज़ें जब, तो किसी भी उनके दिल में ये आया सबके कि यार ये कवाली तो बड़ी नफीस चीज़ है, इसमें कलाम है, इसमें अच्छे अच्छे शोरा का कलाम है, शेर बड़े अच्छे हैं, तो लोगों ने उसको अपनाया। जैसे जैसे अपनाते गए उनको वो रंग, क्योंकि ये स्पेशली इस कवाली को जो दुआ है वो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार की है, क्योंकि ये चिश्तिया रंग है, तो ये दुआ जो है रंग ले आई। आप कवाल बच्चा घराने से आपका ताल्लुक़ है जी, इस घराने के बारे में बताएं। मेरे जो बुज़ुर्ग थे हाजी मारूफ खान साहब पठान फैमिली से गज़नी में थे, उनके दो बेटे थे साहबदाद खान, खलकदाद खान, तो वो माइग्रेट हो गए, म्यूज़िक का शौक़ था तो दिल्ली आ गए, तो ख्वाजा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आके बाकायदा शागिर्द हुए। उस वक्त हाँ जी 12 बच्चे थे, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ बम्बई में हैं, कुछ कराची में हैं, तो कुछ पंजाब में थे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जी जो हमारे बुजुर्ग, तो वहाँ से वो बच्चा कॉल करते थे तो कवाल बच्चा घराना, कि जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं वो कवाल बच्चा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर बुज़ुर्ग जो साहबदाद खान साहब थे उनकी लड़ी में उस्ताद मियाँदाद खान साहब जो मेरे वाले साहब हैं, अहमदीन खान, दीन मोहम्मद खान साहब, मिस्री खान साहब, और जो खलकदाद खान साहब हैं उनकी औलाद में मौलादाद खान, फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, तो इस तरह। हाँ, ये सारा सिलसिला जो आप लोगों का वो आगे है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार से कवाली का सिलसिला शुरू हुआ, कभी सोचा था ये सफ़र और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सफ़र?
अच्छा, ड्रीम तो हर बंदे का होता है। जब 1996 में मैंने इसको इंडिपेंडेंट शुरू किया, तो एक बात बताता चलूँ कि जब इंसान किसी तकलीफ़ में होता है या लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या वो समझने नकारा होता है, तो अल्लाह की ज़ात बहुत करीब होती है, क्योंकि उसकी हर वक्त अल्लाह से लगी रहती है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह पाक जो ड्रीम बंदा देखता है, अल्लाह पाक उसको मंजिल अता करता कितना है। स्ट्रगल है इसके पीछे, कितना बहुत स्ट्रगल ज़्यादा, करना पड़ा। बहुत ज़्यादा दुख सहने पड़े, बहुत ज़्यादा गुर्बत देखनी पड़ी, बहुत झिड़कियाँ खाई, बहुत क्रिटिसाइज़ हुए। बहुत से ऐसे मकाम आते हैं कि दोपहर है, गर्मी है, कहीं सो गए हैं दोपहर में, वो लोगों ने कहा उठो उठो, चलो चलो चलो, ये भी सुना। बड़ा कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन जब सुकून आता है तो हमेशा दर्द भूलती है, तो अल्लाह की वो करम नवाजी याद रहती है। मुझे तो अपने रब की करम नवाजी याद रहती है, मुझे दुख सारे भूल जाते हैं, क्योंकि जो अल्लाह जब करम करता है तो भूल जाता है सब कुछ। तो मैं समझता हूँ अल्लाह पाक की ये करीमी है। कोई ऐसी चीज़ याद है जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, हमेशा से आपके साथ है और आपने बांध के रखी हुई ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मैं सुबह सुबह उठता था, मैं अपनी वालदा से कहता था कि दुआ करें। फिर एक शील्ड थी जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका का नाम लिखा हुआ था, तो मैं सुबह सुबह जाता था, फूलों से उसको मैंने जाके उसकी सफाई करनी और दुआ करनी। तो वो चीज़ें मैंने, और अपने रब को बड़ा करीब मैं, हाँ, और मुझे किसी ने बताया था, किसी बुज़ुर्ग ने, कि आप अपने रब से बातें किया करो, शिकायतें किया करो बाकायदा, जिस तरह आप अपने माँ बाप से शिकायत करते हो, तो वो चीज़ मेरे काम आती है। वाह, आज इतनी बड़ी आप मकाम पे पहुंच गए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में जाके नाम रोशन करें और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज लेके आके जा रहे हैं। तो व्यूज़, लेकिन हमने अभी आपसे सुनना है। अच्छा जी, अभी हम आपसे आपका कलाम भी सुनेंगे और आपकी गज़ल भी सुनेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर
इसको मुझे इसकी ना शायरी बहुत अच्छी लगी। अख्तर शुमार साहब थे, ये उनकी शायरी है। तो जब मैंने इसके शेर सुने तो मेरा दिल चाहा कि इसको कंपोज़ करूं, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से ये दरबारी राग में इसको मैंने कंपोज़ किया। और जब इसको मैंने सुनाया तो फिर एक ड्रामा था मुझे रंग दे, ये OST उसका बना और अभी ये नेट पे भी है इश्क़ मुजस्सम के नाम से। तो जिधर भी जाता हूँ, UK भी गया हूँ, USA भी पिछले टूर पे गया हूँ, तो लोग फरमाइश जब करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हुआ कि जी वो इश्क़ मुजस्सम सुना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा खान साहब, जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एंजॉय करते हैं टूर्स के ऊपर? मैं सच्ची बात करूं, मैं बाहर पहला फ़र्द दूँगा कि मैं एंजॉय कुछ भी नहीं करता, मैं बोर हो जाता हूं। अगर मिसाल के तौर जल्दी आते कि मैं वापस जाऊं घर अपने। हाँ जी, मैं घर जाऊं, और मैं कभी भी 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं ठहर सका। मैं फैमिली को मिस करते हैं? फैमिली को मिस करता हूँ, अपने पाकिस्तान खानों को मिस करते होंगे? खाता तो मैं इतना नहीं हूँ, हाँ खाता तो इतना नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ऑयली खाना नहीं खाता, मटन भी नहीं खाता, क्योंकि मैं अपने आप का शौक से क्या खाते हैं? शौक से मैं अच्छा कुछ बन जाए, सब्ज़ी बन जाए, दाल बन जाए, या चिकन यानी वाइट मीट में खाता हूँ। अच्छा, वाइट। और महीने में 1 से 2 दफ़ा सिर्फ मैं मटन 1-2 बोटियाँ जिस तरह वो ले लेता हूँ। हाँ जी। फिर वॉक इंजॉय करता हूँ सुबह उठ के, जब भी, चाहे अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सर्दी थी, लेकिन मैंने अपना किट शिट पहन के मैंने अल्लाह के हुक्म से निकल जाना है। तो पौना घंटा 1 घंटा वॉक करने के बाद फिर स्मॉल सा नाश्ता, अच्छा 2 स्लाइस, 1 चाय और सफ़ेदी अंडे की। और अपना पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, खाने पीने में आप दूर हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मासूमा भी हमारे साथ बैठी है, वो यही कह रही होंगी, देखें, क्योंकि हाँ जी कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये नहीं बनना चाहिए बॉडी में। अच्छा खान साहब, आपने कभी गीत भी गाया है? हाँ जी, रिसेंटली मैंने ना खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया। और हमारी पाकिस्तान में जब हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं मुमताज़ बेगम, वो कनाडा से जब इधर आई तो ये उन पे फिल्माया गया था, और हीरो थे इनके शाहद साहब। तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, तो मैंने ट्रिब्यूट पेश किया। मैं आज चाहता हूँ मैं आपको वो भी सुनाऊँ। ज़रूर। ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। तू मिली तो है मेरे दिल रुबा, मिला जिंदगी का मुझे मज़ा। तू मिली तो है मेरे दिल रुबा, मिला जिंदगी का मुझे मज़ा। यही आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा क़याम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। बागों बहारों में ला 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 ला, गाते नजारों में ला 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 ला, बागों बहारों में गाते नजारों में हम तुम जो मिलके चले। दिल मेरा लहराया, धड़कन को चैन आया, नीले गगन के तले।
खुशी तो क्या है खुदा करे, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो। मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में, मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में, तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मुझे और कोई ना काम हो, तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो, ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे किचन में जो हमारा चिकन था, वो चिकन कौन सा था वो बताएंगी हमारी अनम, जो हमारी प्यारी सी शेफ़ है। अनम, ये क्या बनाया आपने? आज हमने बनाए थे चिकन फिटर्स जो कि रेडी हो गए हैं। साथ में जो है मैंने इसके साथ एक डिप बनाई है जो कि इसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो मैं आपके पास इसको लेकर आती हूँ ताकि आप इसको प्लीज़। और हमारे मेहमान ख़ास जो हैं शेर मियादाद साहब, वो तो आप ऐसे ही चिकन बहुत शौक से खाते जी, हैं। बिल्कुल। और तबीबा मासूमा जहरा भी कहती हैं कि चिकन खाना चाहिए, ऐसे ही है ना? थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, देसी खाना चाहिए, देसी खाना चाहिए। अगर अच्छा हो तो ज़्यादा भी इसको आप देसी समझ के खा लें, चिकन तो चिकन है ना। लेकिन शक्ल से Please। माशाल्लाह अच्छा लग शक्ल रहा है। अच्छी। डॉक्टर साहब आप please। लीजिए please। आप लीजिए प्लीज़। और आप बताएं कि आपको कैसा लगा। किचन में जाते हैं नॉर्मली आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या जाता हूँ। बनाते हैं? मैं बड़ी बातें बनाता हूँ। बातें बनाते कुछ खा। मैं बस ये कि वाइफ को देखता हूँ या वालदा होती हैं उनको देखता हूँ कि क्या पक रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है, देखता हूँ, बस उसके बाद इंतज़ार करता हूँ। खाना जो है ना, लेकिन जब भूख लगी हो तो इंतज़ार नहीं होता मुझसे। नहीं बस ये होता? है, नहीं। खाना जो है, खाना तो मुंह में जाके पता लगता है। जी, टेस्ट प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो दिल बड़ा खुश और भी होता है। हाँ, Exactly। जब ये रख रही थी तो मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि इंसान हमेशा जो है सबसे पहले खाना आंखों से देखता है और समहाउ खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बट अगर उसकी प्रेजेंटेशन वैसी नहीं है तो फिर आप उसको नहीं खाते। लेकिन हमने हमेशा बहुत अच्छी तरीके से मज़ेदार प्रेजेंट भी। किया है। Delicious और है। अनम बहुत इज वेरी गुड इन प्रेजेंटेशन, द एंटायर लेआउट। And the chicken is so soft and full of flavor. जी। बहुत और ज़बरदस्त। इसका जो नमक है वो भी बड़ा अच्छा, जितना ज़्यादा नहीं ना कम ना ज़्यादा, ये बड़ी बात है। आप नमक ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं? ना कम खाता हूँ, कम। बिल्कुल कम खाते हैं। तो क्या क्या बना लेते हैं आप किचन में? अगर आपको कभी बाहर जाके बनाना पड़ जाए तो क्या बनाएंगे? इसलिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना। ट्राई एक दिन मैंने की थी, मैंने एक दिन देख लिया भी प्याज बनाते हैं, अदरक होता है, ये होता है। हाँ। मैंने कहा कल सरप्राइज़ दूंगा। हाँ। तो पाकिस्तान की बात है, घर में मैंने कहा अम्मी आज मैं खाना बनाऊंगा। हैं तू बनाएगा? मैं कहा अब मैंने काट बड़ा मैं मेहनत कश हो गया अभी ये तरीका। तो सारा कुछ डाल दी, फिर मुझे भूल गया कि क्या आगे क्या करना अब है? आगे क्या करना है? हाँ। मैंने फिर बुला लिया, मैंने कहा जी आपका काम प्लीज़ आ जाए। आ जाए, मैं नहीं बना सकता। नहीं। अच्छा, कुछ लोग बहुत अच्छे शेफ़ होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, जब वो ट्रैवल करते हैं ना तो बनाते हैं खुद जाके। कुछ मर्द हजरात हमारे बहुत अच्छे शेफ्स होते हैं, ऐसा ही है। कुछ अब नहीं तो खैर- होते। अब तो खैर बच्चे ज़रा ज़्यादा ही करते भी हैं, और जो कि अच्छी बात भी है। मतलब मैं जैसे अपने बेटे की बात करूं या मैं अपने सन इन लॉ की बात करूं तो दे ऑल नो हाउ टू कुक। तो ये एक अच्छी अच्छा। अच्छी चीज़ है अच्छा, कि एक अच्छा खवातीन gesture है। जैसे सब काम करते हैं तो सही वो कह भी। रहे लेकिन ना बनाना तो सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने शेर बात मियादा बोली है। साहब, जो बनाता है वो फंस तबीबा, जाता है। मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं। एक जो मशवरा आप लेना चाहेंगे इनसे वो क्या होगा हाँ रिलेटेड टू योर हेल्थ? बस मैं यही चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में मैं भी बहुत जानता हूँ, अच्छा, डाइट के बारे में। डाइट के बारे में। और लोगों को यही बताएं आप, जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएं कि ये नहीं बढ़ना चाहिए और इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। बिल्कुल, आजकल आम का सीज़न है, मैंने भी बताया। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं, उन लोगों के लिए और ख़ास तौर पे यूरिक एसिड वालों के लिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड एंड डायबिटिक पेशेंट तीनों के लिए आम के 2 पत्ते ले लीजिए, बेरी के 4 पत्ते ले लीजिए,
रात को इनको अच्छा सा कूट के इसको गर्म पानी के अंदर डिप करके रखते हैं, सुबह छान के ये रेमेडी 40 डेज़ लें तो उनका जैसा भी कोलेस्ट्रॉल होगा वो बहुत जल्दी नीचे आने शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और कुछ मैं भी शेयर करना चाहता हूँ जी प्लीज़। कि जिस तरह हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो कभी इंतज़ार ना करें कि मैं बीमार हूँगा फिर जाके चेक करवाऊँगा, अपने 2 महीने में 3 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें। डर तो आता है सुई भी लगेगी, पता नहीं क्या निकल आएगा, तो देखना चाहिए कि इस हौसला रखना चाहिए कि उस टाइम को नहीं इंतज़ार करना, इससे पहले आप अपना 3 महीने में 2 महीने में ब्लड टेस्ट करवाते रहिए। जो चीज़ें आपकी अनबैलेंस है उसको बैलेंस में लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इतने मैं मुफीद आपसे मशवरे हैं पूछूंगी कि आप माशाल्लाह से जिस तरह गायकी में हैं और आपके गले का बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा, तो आप स्पेसिफिकली किस तरह से अपने गले का ख्याल रखते हैं? और होता है ना कि ख़ानदानी रेमेडीज़ चल रही होती हैं और आप बड़ा ख्याल रखते हैं। कुछ चीज़ें होती है गॉड गिफ्टेड, बिल्कुल लोग ऐसे। अचार भी खाते हैं लेकिन उनका आवाज़ अच्छा लग रहा है। ऐसे। कुछ लोग जिस तरह मेहनत से बनाया अल्लाह के हुक्म से, तो एक तो जो खटाई है वो नहीं, तुरस चीज़ें नहीं, बिल्कुल। फिर ठंडा पानी नहीं पीता। मैंने मुझे पता नहीं कितना ही अरसा हो गया कि मैं अब यूज़ टू ताज़ा पानी, अभी भी मुझे उन्होंने सर्व किया ठंडा, तो मैंने कहा यार ताज़ा लाओ, ये नहीं मैं पी सकता। तो ये चीज़ें मैं क्या ये ठीक है कि रियाज करते हुए आप लोगों को घी का इस्तेमाल दिया जाता है कि लाजमी खाएं? मैं एक गायक से मिली तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो घी हर सूरत में खाना है। मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये कैसे है कि आपने इतना ज़्यादा खाना है? तो क्या ये करते हैं सब लोग ऐसे जो या करते हैं फिर बाद में हॉस्पिटल में होते हैं। वही ना, क्योंकि हमारे बीइंग तभी मैं हैरान उसकी बात जी नहीं ये नहीं होता। आपके पास आपको ऐसे नहीं पेशेंट पता। आए थे वो? हाँ कि रियाज करना पड़ता है और फिर घी खाना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। देखें पहले वक्त में लोग खाते थे, घी भी खाते थे, लेकिन हलवा खाते थे नरम और वो गले को गर्म रखते प्योरिटी नहीं, उतनी मेहनत भी करते थे। वो वॉक करते थे, वो फुटबॉल खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, वो जाके वॉलीबॉल खेलते थे, हॉकी होती थी, कबड्डी होती थी, पहलवानी होते, खेल होते थे, वो सारा करके हाँ जी डिजर्व हो जाता अच्छा, था। क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया ने ये एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी हैं? हमें होता है कि हम अपनी चीज़ जो है सबसे पहले सोशल मीडिया में डाल के पॉपुलर हो जाएं और अपने आप को टाइम ना दें, ऐसा है? जी बिल्कुल, ये तो अभी चल ही रहा है कि जो चीज़ मर्जी बना के तो अपना हिट होने की क्या जरूरत। आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? मैं नहीं हूँ, लेजी हूँ। बिल्कुल भी नहीं है। कोई अपना गाना आता है या कोई मुझे कह दे कि ये مثلا मेरे ड्राइवर वो कहते ये आपका कुछ चीज़ आई, अच्छा जी यार यार कि नहीं यार मैंने नहीं पता। अच्छा, बहरहाल क्योंकि फोकस सारा गाने पे है, अपने काम पे है। तो ये ऐप्स वगैरह से आप दूर रहते हैं? पहले मुझे कोविड के ज़माने में ना थोड़ा सा मुझे लगा कि यार आना चाहिए, आना वेले ही बैठे की करिए। तो फिर मैंने एक गाना बनाया, मेरा ढोला डाडा सोना, डोले नु काला सूट सोना लगे, तो वो वायरल हो गया। अच्छा, उसकी बात थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपके। वो पहला क्योंकि मैं कव्वाल हूँ, अब लोग देखना चाहते हैं मुझे कि मैं रिलीजियस हूँ और मुझे ये इस तरह का शूट नहीं करना चाहिए लेडीज़ के साथ। तो कोविड था तो उन्होंने कहा जी अच्छा, जब मैं शादी में जाता था तो गाने लगे होते थे सराय के, तो मैंने कहा यार इतना काम करते हैं तो ये गाना भी बना के देखते हैं। गाना बन गया। अब उन्होंने कहा जी कि आप मॉडल लें और उसके साथ वीडियो बनाए। मैंने कहा अच्छा, डॉली जी हमारी मॉडल है। उनको मैंने फ़ोन किया, उनकी मेहरबानी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हुआ क्या कि जब वो इस तरह जिस तरह आप खड़े हैं तो उन्होंने कहा आपने कहना है मेरा ढोला डाडा सोना। अब मुझसे नहीं कहा अच्छा, उन्होंने फिर मेरे इस तरह कर दिया कुछ, तो मैं सर रात ना सोया। मैंने कहा ये तो सब जब भी आएगा तो ये तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन अज़ुर ईमान कि मैं आधी शूटिंग छोड़ के ना बहाना लगा के निकल गया। आपने किसी मॉडल को खड़ा किया होगा? नहीं, उन्होंने मेरा जो काम करवाना था ना करवा तो बाकी जो रहता था वो सीन दिखा दिए। अच्छा ठीक है। अब मैं घर गया, बस सोच रहा हूँ, घर वाले पूछ रहे वाइफ क्या बात में, कोई बात नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अब मुझे लग रहा है भी ये कुछ आएगा, ये कुछ होगा। लेकिन आप बिलीव करें, उन्होंने रात को, हालांकि मैंने उनको रोका कि ये ना डालना और ये ना कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा नहीं खान साहब ये नहीं करते। अच्छा, वही हुआ कि रात को उन्होंने किया, सुबह उठ के मुझे पहला फ़ोन दुबई से आया। उन्होंने कहा खान साहब माशाल्लाह बड़े गाने गा रहे हैं आजकल तो। उन्होंने जब भेजी तो मैंने डर गया। मैंने कहा ये तो काम यार अच्छा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आपका नीयत अच्छी हो, आप जिस तरह फिल्मों में लोग करैक्टर करते हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। लोगों ने बल्कि मुझे बहुत प्यार दिया। हाँ सर, हम चाहते हैं कि हम इस गाने से क्लोजिंग करें। आप ढोले नु काला काला। ठीक है जी, सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच तबीबा मासूमा ज़रा, आपके मुफीद मशवरे जो हैं उससे ना सिर्फ हमारी ऑडियंस फ़ायदा उठा रही है बल्कि हम भी उठाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर। हाँ सब, थैंक यू सो मच आपके आने का।
मगर जाने से पहले आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज़। सापा बाबा बसनी बा मगरे गम बसनी बा सापा बाबा बसनी बा मगरे गम बसनी बा पदा पदा मम गम बा मपा मपा मगरे गम तमा गमा गरे धरे गा रे गा रे गा रे सन रे सा नहीं जीना यार बिना ना जीना ना जीना नहीं जीना प्यार बिना ना जीना ना जीना दुख आए सुख आए दुख आए सुख आए दिल कहता है कि यार की जुदाई आवे ना दिल कहता है कि यार की जुदाई आवे ना मैं यार यार कहना मैं बार बार कहना उदे नाल नाल रहना सदा जुदाई आवे ना दिल कहता है कि यार की जुदाई आवे ना अखियां लड़ गईयां डूबदी तर गईयां होवे जाना मैं यार यार कहना मैं बार बार कहना उदे नाल नाल रहना सदा सवरना मुबारक तुम्हें कम से कम इतना कहना हमारा करो ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें कम से कम इतना कहना हमारा करो चांद शर्माएगा चांदनी रात में यूं ना जुल्फों को अपनी सवारा करो तेरा बनना सवरना ऐसा बनना सवरना तेरा बनना सवरना ऐसा बनना ये तबस्सुम ये आरज़ ये रोशन जमी ये अदाए निगाहें ये जुल्फ़े हंसी आईने की नजर लग ना जाए कहीं जाने जा अपना सदका उतारा करो तेरा बनना सवरना ऐसा बनना सवरना तेरा बनना सवरना ऐसा बनना सवरना लिख दिया अपने दर पे किसी ने इस जगह प्यार करना मना है प्यार घर हो भी जाए किसी को उसका इजहार करना मना है हमने की अर्ज़ है बंदा परवर क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर बात सुन के हमारी वो बोले हमसे तक